नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इतिहास के कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत समझ भी आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। तो इस वीडियो में खास कुछ नहीं, कुछ वंशावली पर चर्चा करेंगे, उसकी परिचय देंगे और उसकी क्रोनोलॉजी पर बात करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर वीडियो में रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं अगले वीडियो भी डालता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे पास वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास से शुरू करते हैं। उसमें कुछ पहले तो नहीं जाएंगे, लेकिन 16 महाजनपद से बात करते हैं कि 16 महाजनपद थे, जिसमें से साम्राज्य का विस्तार केवल मगध महाजनपद किया। और सबसे पहला जो साम्राज्य का विस्तार किया, जिस वंश का नाम है हर्यक वंश, और इसका संस्थापक बिंबिसार था। तो पहले हर्यक वंश आया, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, उसके बाद महापद्मनंद के ने स्थापना किया नंद वंश का। उसके बाद फिर नंद वंश में घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया, जो तक्षशिला के आचार्य चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराया था। उसके बाद मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया, शुंग वंश के बाद कण्व आया, फिर सातवाहन आए, फिर चेदी आए, और उसी दरमियान कुछ विदेशी राजवंश भी थे, जैसे यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। और कुषाणों का ही सामंत थे गुप्त, जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। फिर गुप्त के बाद पुष्यभूति वंश आया, जिसके संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे। उसी समय प्रभाकर वर्धन के बाद फिर छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो जाता है, जैसे बंगाल में पाल्य वंश आ गए, पाल वंश थे। और उसके बाद फिर हरियाणा और पंजाब वाले इलाके में आपका कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश थे, जो राजस्थान वाले इलाके में भी थे। नीचे की तरफ महाराष्ट्र और गुजरात वाले इलाके में राष्ट्रकूट वंश थे, और नीचे दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांड्य उसी समय समकालीन थे। और उड़ीसा वाले क्षेत्र में चालुक्य भी थे। इसके बाद फिर देखें कि 712 ईस्वी में दाहिर के राज पर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आक्रमण भी हुआ। फिर राजपूत काल आया। इसके बाद फिर महमूद गजनवी के नेतृत्व में सोमनाथ पर आक्रमण हुए। इसके बाद फिर आपको चलते चलाते पृथ्वीराज चौहान आए, उसको मोहम्मद गौरी ने हराया। उसी का दास थे मोहम्मद गौरी का यलदूज और कुबाचा। तो इस प्रकार से फिर भारतीय इतिहास में सल्तनत काल का दौर शुरू हुआ, जो 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। इसमें 32 सुल्तानों ने शासन किया और 5 राजवंश हुए। 5 राजवंशों में गुलाम वंश थे, खिलजी वंश थे, सैयद वंश थे, तुगलक वंश थे और लोदी वंश थे। क्रोनोलॉजी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर सल्तनत का दौर आया। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया, और बाबर हराने के बाद फिर मुग़ल राजवंश का नींव डालता है। तो मुग़ल राजवंश में आपको 1526 ईस्वी से अंतिम मुग़ल बादशाह 1857 ईस्वी तक रहा, जिसमें 2 पार्ट में बांटा गया है, एक पूर्ववर्ती मुग़ल काल और एक उत्तरवर्ती मुग़ल काल, जो 1526 से आपका 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु तक है, और फिर 1707 से 1857 तक है। आप 1526 से देखें तो बाबर आया, जिन्होंने 5 वर्ष तक कहीं शासन किया, वो युद्ध में ही संलिप्त रहा।
उसके बाद फिर बाबर के बाद हुमायूं आया। उसके बाद आपको अकबर आता है सत्ता पर पानीपत के द्वितीय युद्ध के पश्चात। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। उसके बाद द्वितीय युद्ध प्रथम 1526 ईस्वी में हुआ, दूसरा 1556 ईस्वी में हुआ, माफ़ करिएगा। और उसके बाद 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर सत्ता पर रहा। उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर आता है सत्ता पर। उसके बाद शाहजहाँ आता है। उसके बाद औरंगजेब आता है। फिर उसके बाद फिर मुग़ल साम्राज्य अपना अस्तित्व खोने लगता है धीरे धीरे करके। और सबसे अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र हुआ करते थे, जिनके जफ़र की उपाधि थी, नाम था बहादुर शाह द्वितीय, जो 1857 की क्रांति में लाल किले से पकड़े गए थे। हडसन नामक ब्रिटिश अधिकारी ने पकड़ा था। उसके बाद फिर 1857 के क्रांति के बाद फिर मॉडर्न इंडिया में प्रवेश कर जाइए तो फिर क्रांति हुई। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का शासन संपूर्ण रूप से भारत पर होने लगा। शासन तो 23 जून 1757 के बाद से ही लगभग शुरू हो गया था। और बक्सर के युद्ध के बाद 1764 ईस्वी के में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, और संधि से दीवानी का अधिकार ले लेता है, जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों के हाथों में चली जाती है। तो बिहार में राजा सिताब राय को दीवानी के लिए नियुक्त करता है। बंगाल में आपको उड़ीसा में राय दुर्लभ को, और बंगाल में भी एक अधिकारी को नियुक्त किया जिसमें राजस्व वसूलने के लिए नियुक्त किया था। उसके बाद आपको फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1813 का चार्टर एक्ट आया उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है। उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आ जाता है। तो इस प्रकार से वो नियमों का क्रोनोलॉजी चलता रहा, और इसी भारतीय इतिहास में धीरे धीरे विद्रोह भी तेज होता जा रहा था। और इसके बाद फिर 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन हुआ। तो फिर इस प्रकार से कांग्रेस का अधिवेशन भी चलता रहा, और 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे, और गठन A.O. ह्यूम ने किया था। उनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियम ह्यूम है। उसके बाद आपको 86 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किए उनकी। उसके बाद फिर आपको बदरुद्दीन तैयब जी ने किए। तो इस प्रकार से कांग्रेस का अधिवेशन भी चलता रहा, और फिर कांग्रेस में टूट भी हुई, जो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन के समय हुई थी। उसी दरम्यान भारत में एक मास मूवमेंट चलाने वाले नेता का भी आगमन होता है। उससे पहले कि स्वदेशी और विभाजन पर चर्चा कर लें, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था। तब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया, जो भारत भर में बहुत बड़ा आंदोलन उस समय का था। उसके बाद फिर 1916 ईस्वी में जाकर के दोनों एक होते हैं, जो उग्रवादी और उदारवादी में टूट हुआ था कांग्रेस की, वो एक हुए। और 1916 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की है। और फिर महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को अफ्रीका से भारत आए। उन्हीं के याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का ट्रेंड भी चला। उसके बाद फिर 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन चला। उसके बाद फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन आया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता एकमात्र की है, वो 1924 का बेलगाम अधिवेशन है। और उसके बाद 1925 में भारतीय महिला
सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। इससे एक और महिला की थी, वो विदेशी महिला है, एनी बेसेंट ने की थी 1917 के कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता। उसके बाद फिर आपका साइमन कमीशन का आगमन होता है 1928 ईस्वी में। तो साइमन गो बैक के नारे लगाते हैं जो यूसुफ मेहर अली ने दिए थे, साइमन कमीशन वापस जाओ। इस प्रकार से फिर 1930 ईस्वी में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है। उससे पहले कि वो महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़े, और फिर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ग्वालियर टैंक मैदान में महाराष्ट्र के यह निर्णय लिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। और अंग्रेज़ों ने यह सुनकर 9 अगस्त को अहले सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी और उसके पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके निजी सचिव महादेव देसाई को पकड़ करके आगा खां पैलेस में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। तमाम बड़े नेताओं को पकड़ लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पकड़ करके पटना के बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया। बिहार के बहुत बड़े लाल जयप्रकाश नारायण को पकड़ करके हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद हालांकि हजारीबाग जेल में बंद किया गया था जयप्रकाश नारायण को, तो वहाँ से 8 नवंबर 1942 ईस्वी को दिवाली की रात में वो जेल की दीवार झड़प करके और भाग गए। और भाग करके वो राम वृक्ष बेनीपुरी की मदद से नवादा पहुँचे और नवादा से सासाराम पहुँचे, सासाराम से गोरखपुर और गोरखपुर के रास्ते फिर नेपाल निकल गए। जहाँ जाकर चुप नहीं बैठे, वहाँ जाकर भी वो आज़ाद दस्ता का गठन कर लिया। और इसका काम था कि अंग्रेजी सरकार के कामों में बाधा पहुंचाना, रेलवे लाइनों की पटरियों को कबाड़ देना, टेलीफोन की तार को काट देना। तो इस प्रकार से वो भूमिगत आंदोलन में सक्रिय रहे। उसके बाद अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों, ये परिचय आपको कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर हो सके तो मैं अगला वीडियो एंसेंट इंडिया से शुरुआत करूँगा। आप देख रहे हैं कि हमारे रूम में गर्मी काफ़ी है, तो पसीने टपक रहे हैं। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।